Hello students, I am Dipti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 3rd, Photochemistry. In the last lecture we had studied Beer-Lambert law of absorption of light. Today we will continue from laws of photochemistry. There are two fundamental laws of photochemistry. Number 1, Grothus-Draper's law, and number 2, Stark-Einstein law. What is Grothus-Draper's law? The law stated that only the light which is absorbed by a molecule can be effective in producing photochemical changes in the molecule. जैसा कि हमने फोटोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि जब प्रकाश की विकिरण जो है वो पदार्थ पे गिरते हैं तो आपतित विकिरण का वह भाग जो कि माध्यम के द्वारा अवशोषित होता है वह रासायनिक परिवर्तन करता है, न कि विकिरण का परावर्तित और पारगमित भाग। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया या परिवर्तन केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों के द्वारा संपन्न होते हैं जिनका कि अभिकारकों के द्वारा अवशोषण होता है। इसका अर्थ यह है कि निकाय या अणु विकिरण के फोटोन के अवशोषण से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन हमेशा यह जरूरी नहीं है कि अवशोषित प्रकाश विकिरण से केवल रासायनिक अभिक्रिया घटित हो। कई बार अवशोषित प्रकाश से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं भी घटित होती है, जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का विलयन विकिरण के एक भाग का अवशोषण करता है लेकिन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी अवस्था में जो अवशोषित विकिरण ऊर्जा या तो अवशोषित अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ाती है। कई प्रयोगों में जो फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस के रूप में ये एनर्जी मुक्त होती है। तो ये जो नियम हम पढ़ रहे हैं वो एक गुणात्मक नियम है तथा अवशोषित होने वाले प्रकाश की मात्रा या अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या में कोई मात्रात्मक संबंध नहीं बताता, लेकिन मोटे तौर से यह नियम यह बताता है कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो जो प्रकाश अवशोषित होता है माध्यम के द्वारा उसी पर निर्भर करती है। इसी तरह से फोटोकेमिस्ट्री का दूसरा नियम, जैसे कि हम कहते हैं स्टार्क-आइंस्टीन लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री. It states that for each photon of light absorbed by chemical system, only one molecule is activated for a photochemical reaction. The energy absorbed by one molecule of photochemical reacting molecule is given by E is equals to NH nu, and this energy is called 1 Einstein. फोटोकेमिस्ट्री का जो सेकंड नियम है जो कि स्टार्क-आइंस्टीन लॉ कहलाता है या प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम कहलाता है, इसके अनुसार क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है एक फोटोन या प्रकाश का एक क्वांटम अवशोषित करके सक्रियत होता है। अर्थात इस नियम को हम लिख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल 1 क्वांटम। और एक फोटोन के द्वारा अगर 1 मोल अभिक्रिया में भाग ले रहे है तो टोटल एनर्जी जो एब्जॉर्ब होगी वो होगी E इक्वल टू NH न्यू, जहाँ पर N एवोगैड्रो नंबर है। अगर हम N का मान 6.02 10⁻23 डालें और H का मान 6.625 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड डालें तो हमें E का फॉर्मूला इस वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने पर NHC अपॉन लैम्डा, अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू C की, N की और H की, तो हमें E का फॉर्मूला प्राप्त होगा 1.96 × 10⁸ अपॉन लैम्डा जूल पर मोल। तो यह एक क्वांटम की एनर्जी, ये एक मोल की ऊर्जा या एक क्वांटम ऊर्जा कहलाती है, जिसको कि हम H न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस फॉर्मूले से हम यह भी लिख सकते हैं, जैसे E इक्वल टू NH न्यू है तो E इक्वल टू NH न्यू अपॉन HC अपॉन लैम्डा। अतः यह जो एनर्जी है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और जो मॉलिक्यूल है वो A मॉलिक्यूल जो है वो H न्यू एनर्जी को प्राप्त करके A स्टार मतलब हायर एनर्जी स्टेट में जाता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट का निर्माण करके लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। तो फोटोकेमिस्ट्री के दो नियम हमने अभी पढ़े हैं, ग्रोथस-ड्रैपर्स लॉ और एक स्टार्क-आइंस्टीन लॉ। ग्रोथस-ड्रैपर्स लॉ क्या है कि प्रकाश का जो भाग अवशोषित होता है वही रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। और स्टार्क-आइंस्टीन का नियम क्या है कि 1 मॉलिक्यूल 1 क्वांटम, मतलब एक मॉलिक्यूल एक क्वांटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी।
क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी को पढ़ने की आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि अभी हमने स्टार्क आइंस्टीन का नियम पढ़ा है, जिसमें कि हमने यह पढ़ा है कि एक मॉलिक्यूल एक क्वांटम को अवशोषित करके प्रोडक्ट का निर्माण करता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कई बार एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को एब्जॉर्ब करके कोई केमिकल रिएक्शन नहीं देता, कोई प्रोडक्ट नहीं देता, यानी कि वहाँ पर 1:1 का जो रेशो है वो उसका पालन नहीं होता है। कई बार एक फोटोन के अवशोषण से कई तरह की फोटोकेमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं, यानी कि चेन रिएक्शंस हो जाती हैं। वहाँ पर भी 1 क्वांटम 1 मॉलिक्यूल वाला जो रेशो है, यानी जो सेकेंड लॉ ऑफ ये फोटोकेमिस्ट्री है, स्टार्क आइंस्टीन लॉ, उसका नियम का पालन नहीं होता। इसीलिए यह आवश्यकता हुई है कि कोई ऐसा क्वांटिटी हम डिराइव करें जो कि हमें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और नंबर ऑफ़ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड में रिलेशन बता सके। तो इसके लिए हम फाई का यूज़ करते हैं। फाई जिसे कि हम क्वांटम यील्ड या क्वांटम दक्षता कहते हैं। और फाई क्या है? क्वांटम दक्षता दिए गए समय में उत्पादों में परिवर्तित होने वाले अणुओं की कुल संख्या और उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोन की कुल संख्या के अनुपात को व्यक्त करती है। जैसे कि फाई का फॉर्मूला दे रखा है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेड और फॉर्म्ड अपॉन नंबर ऑफ़ फोटोन्स एब्जॉर्ब्ड। फॉर a reaction that obeys strictly the Einstein law, one molecule decomposes per photon, the quantum yield is equals to phi equal to 1 होगा, जो कि हमने अभी नियम पढ़ा था, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। अगर उसका पालन होता है तो फाई की वैल्यू 1 होगी। When 2 or more molecules are decomposed per photon, phi is greater than 1 and the reaction has a high quantum yield। जिन रिएक्शंस में एक फोटोन के अवशोषित होने पर कई सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसके लिए फाई इज़ ग्रेटर देन 1 होगा। इन रिएक्शंस को हम हाई क्वांटम यील्ड वाली रिएक्शंस कहते हैं। और अगर एक फोटोन एब्जॉर्ब करने पर कम मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज हो रहे हैं तो उसके लिए फाई इज़ लेस देन 1 होगा। इफ़ अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिकम्पोजेज इज़ लेस देन 1 पर फोटोन, फाई इज़ लेस देन 1 एंड द रिएक्शन हैज़ लो क्वांटम यील्ड। और इन फाई इज़ लेस देन 1 वाली रिएक्शंस को हम लो क्वांटम यील्ड वाली रिएक्शंस कहते हैं। अब हमें क्वांटम यील्ड का कैलकुलेशन करना है कि हम क्वांटम यील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए क्वांटम यील्ड क्या है? फाई इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज्ड और फॉर्म्ड अपॉन नंबर ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशंस एनर्जी एब्जॉर्ब। या हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिकम्पोज और फॉर्म्ड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब। तो इस तरह से वी कैलकुलेट quantum yield from the amount of reactant decomposed in a given time and the amount of radiation energy absorbed in the same time. The radiation energy is absorbed by a chemical system as a photon, therefore we should know the energy associated with the photon or a mole of photon। चूँकि हमें फाई का मान ज्ञात करना है और फाई किसके बराबर होता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर अपॉन अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा, जैसा कि फॉर्मूले में बताया गया है। तो प्रकाश रासायनिक दर की अभिक्रिया की जो दर है वो तो हम निकाल सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स के द्वारा। अब अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा जो है उसको निकालने के लिए कई तरह के मेथड्स हैं। प्रकाश के द्वारा अवशोषित आइंस्टीनों की संख्या या फोटोनों की संख्या या प्रकाश की तीव्रता को निर्धारण करने के लिए 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है थर्मोपाइल मेथड। थर्मोपाइल मेथड में जो टेम्परेचर थर्मोपाइल मेथड है ये, जिसमें कि प्रकाश की तीव्रता का हम निर्धारण कर सकते हैं। और इसमें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, पाइल में अलग अलग धातुओं जैसे कि बिस्मथ और चांदी की जो संधियां हैं उनको एकांतर क्रम में जोड़कर इसको एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ रखा है। पाइल की संधियों को प्रकाश से हम उद्भासित करते हैं, जिससे कि वो प्रकाश का अवशोषण करके गर्म हो जाती हैं और उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। और टेम्परेचर में इंक्रीज़ होने से गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्राप्त होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब पाइल को पहले हम निश्चित प्रकाश भेज करके इसको कैलिब्रेट कर लेते हैं और फिर उसके बाद अलग प्रकाश भेज करके हम किसी भी प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से सेकंड मेथड जो कि प्रकाश की तीव्रता के निर्धारण का है वो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल मेथड। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा भी कर सकते हैं। इसमें जब पराबैंगनी प्रकाश जो है वो सक्रिय धातु, यहाँ पर सक्रिय धातु के रूप में हमने सीजियम या पोटेशियम या सोडियम वो ली है, उसका सेल है, उस पर जब प्रकाश गिरता है तो धातुओं में से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित
हो जाते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं, जिससे कि शेष धात्विक परमाणु जो हैं वो पॉजिटिव हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का जो वेग है वो हम एमीटर में परिवर्तित विद्युत धारा के द्वारा नाप कर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह विद्युत धारा विकिरण की तीव्रता के समानुपाती है। तो फोटोइलेक्ट्रिक सेल मेथड के द्वारा हम फोटोइलेक्ट्रिक सेल में किसी भी सक्रिय धातु को यूज़ करके हम प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण जो है वो एमीटर से कर सकते हैं। थर्ड मेथड है केमिकल एक्टिनोमीटर मेथड। केमिकल एक्टिनोमीटर मेथड में हम किसी भी प्रकाश सुग्राही पदार्थ का चयन करके उसके विलयन में से प्रकाश को एक लिमिटेड टाइम के लिए गुजारते हैं और उसके बाद गुजारने से पूर्व और बाद में प्रकाश पदार्थ का निर्धारण करते हैं किसी भी फिजिकल या फिर केमिकल एनालिसिस के द्वारा। और ये एनालिसिस जो होते हैं वो अनुमापन विधि भी हो सकती है, चालकता मापी विधि भी हो सकती है, विभव मापी विधि भी हो सकती है। इसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं पदार्थ की अपघटित मात्रा से हम प्रकाश की तीव्रता का निर्धारण कर सकते हैं। अब इसमें हम जो एक्टिनोमीटर जो सुग्राही पदार्थ ले रहे हैं उसे हम केमिकल एक्टिनोमीटर कहते हैं और इस मेथड को एक्टिनोमेट्री मेथड, केमिकल एक्टिनोमीटर मेथड कहते हैं। यहाँ पर हम फिलहाल सुग्राही पदार्थ जो ले रहे हैं वो यूरेनिल ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर में ऑक्जेलेट एक्टिनोमीटर में ऑक्जेलिक एसिड जो कि यूरेनिल आयन का सुग्राही होता है उसका अपघटन होता है। यहाँ पर UO2+ ये आयन है यूरेनिल आयन, ये पहले प्रकाश को अवशोषित करता है, फोटोन को अवशोषित करता है और ये UO2+ जो ये आयन है इसमें चेंज होता है। उसके बाद में ये आयंस जो हैं एक्टिव आयंस अपनी एनर्जी ऑक्जेलिक एसिड को देते हैं। ऑक्जेलिक एसिड डिकम्पोज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में। अब जो ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा का निर्धारण हम किसी भी केमिकल या फिजिकल मेथड या टाइट्रेशन मेथड के द्वारा रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता कितनी है। तो इस तरह से हमने 3 जो हैं मेथड्स पढ़े हैं प्रकाश की तीव्रता को निर्धारण करने के लिए। एक तो थर्मोपाइल मेथड, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक सेल मेथड और तीसरा केमिकल एक्टिनोमीटर मेथड। अब हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की प्रायोगिक व्यवस्था देख रहे हैं। अब इस चित्र में जैसा कि दिखाया गया है कि L जो है वो मरकरी वाष्प लैंप या टंगस्टन का लैंप है जो कि प्रकाश का स्रोत है। इसमें से प्रकाश जो है वो लेंस A के द्वारा मोनोक्रोमेटर B से पास होकर के स्लिट S के द्वारा रिएक्टेंट सेल D जिसमें कि सॉल्वेंट या सॉल्यूशन है, जिसमें कि विलायक या विलयन है, उसमें W1 खिड़की से गिरता है और W2 के द्वारा रिकॉर्डर से हम उसका मापन करते हैं। बाद में सेल को क्रियाकारी पदार्थ के विलयन से भरकर उतने ही समय तक प्रकाश को भेजते हैं और रिकॉर्डर के द्वारा नापन कर लेते हैं। इन दोनों अवस्थाओं में प्राप्त प्रकाश की तीव्रता का जो अंतर है वही अवशोषित प्रकाश की तीव्रता होती है। तो इस प्रकार हम प्रकाश की तीव्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने फोटो केमिस्ट्री के 2 लॉज पढ़े हैं। कौन कौन से? ग्रॉथस-ड्रैफस लॉ, स्टार्क-आइंस्टीन लॉ, उसके बाद क्वांटम यील्ड पढ़ा है, उसके बाद क्वांटम यील्ड का कैलकुलेशन देखा है, उसके बाद हमने जो प्रकाश की तीव्रता को निर्धारित करने के 3 मेथड्स पढ़े हैं और उसके बाद में हम लास्ट में एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस ये पढ़ा है। थैंक यू।